नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में संविदा कर्मियों को लेकर बड़े ऐलान किए गए। संविदा कर्मियों को लेकर एक दायरा नियत किया गया। संविदा कर्मियों को कैसे अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए एक अच्छे मानदेय की व्यवस्था की जाए, इस पर गहन बातचीत हुई और एक विधेयक पास हुआ। कैबिनेट में इस विधेयक के पास होने के बाद संविदा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन वो लागू कब होगी, उसकी छोटी-छोटी बुनियादी समस्याएँ क्या होंगी? क्या जो एनजीओज़ संविदा कर्मी रखेंगे, क्या वो पूरा भुगतान उन संविदा कर्मियों को करेंगे या नहीं करेंगे? ये कई सवाल छूटते नज़र आ रहे हैं, जिन पर बातचीत करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। क्या फैसला किया है योगी सरकार ने? कौन-सा बड़ा फैसला है? क्या-क्या इसके लाभ होंगे? क्या-क्या इसके नुकसान होंगे? इस पूरी खबर में हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें। संविदा यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी एजेंसी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन होगा और उसके बाद उम्मीदवार का चयन होगा। योगी सरकार ने 3 बड़े महत्वपूर्ण बातें बताई। नंबर 1, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन करके आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा। तो क्या पिछले 8 वर्षों तक जो सरकार है, साढ़े 8 वर्ष हो गए, वो अब तक पारदर्शी नहीं बन पाई? निगम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल से निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा और 3 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाएगी। ये उन्होंने मुख्य बातें बताई। इसकी डिटेल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, जवाबदेह बनाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक जो मंगलवार को हुई, उसमें कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी देना भी शामिल रहा। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा, एनजीओ होगा। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों से को 16 से 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जाएगा। इस निर्णय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले, उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा। इस निगम का गठन करना क्या जरूरी था सरकार के लिए? क्यों जरूरी था? किस कारण किया गया? इसकी जानकारी प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया। प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे, लेकिन लगातार शिकायतें सामने आती थीं, आ रही हैं। उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का भुगतान पूरा नहीं मिल रहा था।
साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं को नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों को नहीं दिया जा रहा था। मतलब इन जो ईएसआई, ईपीएफ का जो पैसा एजेंसी को दिया जाता है, जिसको सरकार की को, उसको भी ये एनजीओ भुगतान नहीं करते थे। इन सभी अनियमितताओं को खत्म करने के लिए कर्मचारियों की रक्षा के लिए ये निगम गठित किया गया। अब इस तरीके की नई व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कर्मचारियों को लाभ मिले। कर्मचारी कैसे आगे बढ़ें, कैसे कर्मचारियों का सीधा सरकार से संपर्क रहे, संबंध रहे, इस पर करने के लिए उन्होंने 4-5 चीजें, 6-7 चीजें उन्होंने मुख्य बताई। नंबर 1, अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन वो विभाग नहीं करेगा जिसमें संविदा कर्मी काम करेंगे। अब निगम जैम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी तय करेगा। कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20,000 रुपया प्रतिमाह निर्धारित रहेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। कर्मचारी 3 वर्षों तक के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कर्मचारियों का वेतन 1 से 15 तारीख तक सीधे उनके खातों में जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। पहले यह राशि सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती थी, फिर वो कर्मचारियों का भुगतान करता था। इस दौरान कई तरीके की अनियमितताएं आती थीं। किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी। आउटसोर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है। इससे बेहतर और गुणवत्ता वाले योग्य कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण भी मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का भी अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारियों की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसे 15,000 अंतिम संस्कार के रूप में रुपया दिए जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम बना दिया। फिर एक दिन उनका अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपया दे दिया जाएगा। अब तक कितनी एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हैं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं इसी तरीके की। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां फिर कैसे कामयाब हों, इसके लिए एनजीओ का सहारा लिया जा रहा है। वही ब्लैक लिस्टेड कंपनियां अब एनजीओ का गठन करेंगी और सरकार के पास आ जाएंगी। ये पारदर्शी प्रक्रिया क्या फिर एक बार अपारदर्शी प्रक्रिया बनकर कर्मचारियों का खून चूसेगी? सवाल नंबर 1, क्या पूर्ववर्ती जैसे हेल्थ में थे एम्बुलेंस वाले आज भी रो रहे हैं? धरना देते देते थक गए, स्वास्थ्य मंत्री से मिलते मिलते थक गए, मुख्यमंत्री से मिलते मिलते थक गए, लेकिन जो कोरोना में जांबाज शेर थे वो सब गीदड़ हो गए। उन्हें नौकरी से उस कंपनी ने इकट्ठा 10,000 लोगों को निकाल दिया। वो कंपनी पुरुषों को प्रसव करा रही थी, वो फर्जी फिकेशन करके सरकार को लूट रही थी। उस कंपनी के खिलाफ आज तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की। तो क्या आने वाले समय में पारदर्शी रहेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या इस तरीके की प्रक्रिया लागू करने के पीछे यही मकसद तो नहीं है कि उन्हीं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अब एनजीओ के जरिए फिर काम उन्हीं को दिया जाए? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लाभ को लेकर कोई भी ऐसा काम, जनवरी से हम सुन रहे हैं कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को सरकार बड़ा गिफ्ट वाउचर देने जा रही है। अब मैदान में आया है 7-8 महीने बाद। अब कब लागू होगा इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो क्या इन संविदा कर्मियों के साथ साथ प्रदेश में जो पहले से एज ए संविदा कर्मी काम कर रहे थे, जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोईया हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम प्रहरी हैं, पीआरडी के जवान हैं, होमगार्ड हैं, क्या उनके बारे में भी सरकार कोई विचार विमर्श करेगी? क्या उन्हें कोई राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, या फिर ढाक के 3 पात ये कर्मचारी तो बने रहेंगे? नए को 18,000 मिलेगा, लेकिन पुराने काम करने वाले कोई 2,000 में करेंगे, कोई 3,000 में करेंगे, कोई 6,000 में करेंगे, कोई 9,000 में करेंगे, कोई 10,000 में करेंगे, कोई 6,000 में करेंगे। पुराने कर्मचारियों से अभी अपनी सरकार जान छुड़ा नहीं पा रही है।
नए संविदा कर्मी और भर्ती करके कोड़ पैदा करेंगे। आपको बता दें कि आज वो मुख्यमंत्री अपने सूबे में नहीं है। एक टाइम उड़ीसा जैसे गरीब राज्य ने भी अपने पूरे प्रदेश में सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर नई संविदा भर्ती को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि संविदा पर भर्ती करके किसी भी व्यक्ति का जीवन संकट में डालने का काम सरकार नहीं करेगी। उस राज्य में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इस तरीके की सरकारों को हम चुनना नहीं चाहते, जो सरकारें रोजगार के प्रति पाबंद हैं? उड़ीसा में बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभी 2024 से 2 साल पहले या 1 साल पहले ये ऐलान कर दिया कि प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मी हैं सबको नियमित किया जाता है और आने वाले समय में प्रदेश में संविदा पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। ये संविदा का कोड कब खत्म होगा? प्राइवेटाइजेशन का जो खेल खेला जा रहा है इसे कब समाप्त किया जाएगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। इस सवाल पर सब खामोश हो जाते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध और निवेदन है कि संविदा कर्मियों का मानदेय आपने बढ़ाया, अच्छी बात है, इन्हें आप प्रोत्साहन देंगे, अच्छी बात है, लेकिन पूर्व में भर्ती आपके द्वारा संविदा कर्मी हैं, उनके जीवन के बारे में भी सोचिए। उनका जीवन चक्र कैसे चलता होगा? 6,000, 9,000, 10,000 वाले को कैसे आप जीवित रखेंगे, जबकि यहां शुरुआत 20,000 रुपया से आप करने जा रहे हैं। तो उन सबका एक ही ऐलान में क्यों नहीं 20,000 रुपया मानदेय कर देते हैं, ताकि उन सभी को, चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, ग्राम प्रहरी हों, आंगनबाड़ी हों या फिर पंचायत सहायक हों, रसोईया हों, सबको एक दायरे में क्यों नहीं ले आते? मेरी सरकार से ये अपील है कि उन्हें भी 15,000 से 25,000 या 40,000 के बीच में ले आइए। शिक्षकों को 40,000 दे दीजिए, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को 40,000 दे दीजिए, रसोईया को 15-16,000 दे दीजिए, पंचायत सहायक को 30,000 दे दीजिए। कम से कम अपना जीवन का भरण पोषण तो करें। इनके जीवन संकट में है, इसे निकालने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को करना पड़ेगा, कोई और सरकार नहीं करेगी। आप सत्ता में मौजूद हैं, लगातार 2 बार मौजूद रहे हैं। आपकी तरफ लोग कातर भाव से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति भी कोई सहानुभूति दिखाते हुए बड़ा निर्णय लेंगे। तो मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि मुख्यमंत्री इस पर बड़ा निर्णय लें। इन सभी लोगों को, जो मौजूदा संविदा कर्मियों को मानदेय निर्धारित किया गया है, उसी तरीके से इन सभी पूर्ववर्ती संविदा कर्मियों को उसी लिस्ट में शामिल करते हुए इन्हें भी उचित मानदेय दिए जाने का ऐलान करें। धन्यवाद, नमस्कार।